anyone seeing this? हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। और जैसा कि मेरे व्यूअर्स काफी समय से कोई जबरदस्त थ्रिलर डिमांड कर रहे थे, सो आज मैं आपके लिए एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी टेक शेल्टर एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर जबरदस्त 7.4 की रेटिंग है। ये मूवी मैंने काफी पहले देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। जिस तरह की ब्रिलियंट स्टोरी और माइकल की एक्टिंग रही, मूवी थोड़ी स्लो जरूर है, पर मैं वादा करता हूँ कि ये मूवी भी वैसी ही है जो खत्म हो जाएगी, पर आप अपना सिर खुजाते रह जाओगे कि आखिर हुआ क्या। और समय ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत में ही कुछ अजीब होता है। कर्टस एकदम परेशान गरजते बादलों की तरफ घूरे जा रहा होता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। पर हैरानी की बात यह कि पानी के बजाय कुछ अजीब मोटर ऑयल सा बरस रहा होता है और फिर सीन अजीब तरह से कट होकर उसके शावर की तरफ मुड़ जाती है। कर्टिस मॉर्निंग रूटीन और फैमिली को गुड बाय करके अपने काम पर निकल जाता है, पर सरप्राइजिंगली ऑडियंस को स्ट्रीट एकदम ड्राई और डे एकदम सनी नजर आता है। आखिर वो गरजते बादल और अजीब बारिश गए कहाँ? यही क्लाइमैक्स है मूवी का, जो आपके दिमाग की खिचड़ी कर देगा एंड में। मूवी की शुरुआत में ऑडियंस को समझ आता है कि कर्टिस एक मिडिल क्लास, उसे एक स्वीट पत्नी समंथा और एक बच्ची हैना भी है, जो दुर्भाग्य कारण से सुन नहीं सकती। और कर्टिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। वहीं घर का खर्चा संभालने के लिए समंथा भी छोटे मोटे सिलाई बुनाई का काम करती है। कुछ ऐसे ही समय के दौरान खेलते समय हैना के हाथ एक नोकीला लकड़ी लग जाता है, पर ऐन मौके पर समंथा उसे लेकर बगल के कूड़े में फेंक देती है, जो कर्टिस ने काफी समय से जमा करके रखा था, इस उम्मीद में कि ये कूड़े उसे सेफ हाउस तैयार करने में काम आएगा। पर घर के तंगी के कारण वो अभी तक सफल न रहा। सेफ हाउस इसलिए बनाना है क्योंकि यूएस में कई एरियाज में हरिकेन्स काफी कॉमन है, इसीलिए सेफ्टी के लिए लोग अंडरग्राउंड बंकर्स बनाते हैं। अब इससे पहले कि किसी को उस मलबे का नुकसान पहुंचे, कर्टिस अगले दिन उसे ठिकाने लगाने पड़ता है। पर तभी गरजते बादल के कारण मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और फिर से वही ऑयली बारिश भी होने लगती है। सबसे अजीब बात कि इस तूफान में उसके डॉग को कुछ होश आ जाता है और वो पागलों सा भौंकने लगता है और रस्सी टूटते ही सीधे कर्टिस पर जानलेवा हमला करता है। पर सीन फिर से वहीं कट होकर इस बार कर्टिस झटके में नींद से उठता है। उसके हाथों पर कोई निशान भी नहीं होता और उसे दर्द अब भी महसूस हो रहा होता है। वहीं उसका डॉग तो एकदम शांत होता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही रिपीटेड घटना के बाद अब वो इरिटेटेड रहने लगता है। पर कर्टिस के साथ सच में कुछ अजीब घट रहा है, क्योंकि काम के दौरान भी उसे लाखों में बर्ड्स अजीब पैटर्न में मंडराते नजर आते हैं, जो उसका दोस्त ड्यूअर्ट को बिल्कुल भी नजर नहीं आता। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग खत्म करने के बाद जब वो हैना के साथ घर लौट रहा होता है, फिर से अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगती है और कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। इस ब्लैकआउट में टू द हॉरर कर्टिस शायद किसी पर गाड़ी चढ़ा देता है और उसकी गाड़ी कहीं ठुक जाती है, पर लकीली उन्हें चोट नहीं लगती। पर देखते ही देखते कुछ लोग कर्टिस पर अटैक करके हैना को अगवा कर लेते हैं और सीन फिर से कट होकर इस बार कर्टिस एकदम शॉक और जैसे सीवियर दर्द में झटके से उठता है और उसके चेहरे पर इन सदमे का असर साफ नजर आने लगता है। एक तरफ समंथा अपने हैंडक्राफ्ट आइटम्स के जरिए कुछ पैसे कमा रही होती है, तो वहीं कर्टिस इससे पहले कि उसका सपना सच में साबित हो, वो डॉग को बाहर रखने का बंदोबस्त करता है। और तभी उसकी नजर उस मलबे पर पड़ती है और वो अपने सेफ हाउस को दुरुस्त करने के विचार में खो जाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसका उस तूफान का सपना कभी सच ना साबित हो जाए। क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि उस तूफान में कुछ तो ऐसा है कि लोग पागल होकर एक दूसरे की जान लेने लगते हैं, ठीक जैसे उस डॉग के केस में और उस साथ उसके साथ हुआ था। और इसीलिए उन्हें तूफान और सभी से बचने के लिए सेफ हाउस की जरूरत पड़ेगी, पर उसके पास उतने पैसे भी नहीं होते सेफ हाउस को स्ट्रॉन्ग और सारे सुविधा से इक्विप करने के लिए, ताकि आपदा के दौरान उसमें कुछ दिन निकाला जा सके। पर इतना कम नहीं कि अब अगले दिन उसकी बेटी अजीब कारण से खिड़की की तरफ घूरते नजर आती है। जब कर्टिस चेक करने बढ़ता है तो कोई अनजान उसे घूर रहा होता है। इतना कम नहीं कि देखते ही देखते पूरा घर शेक करने लगता है और घर का सारा फर्नीचर हवा में तैरने लगता है और कर्टिस को भी एक्सट्रीम पेन होने लगता है। फिर तभी वो फिर से झटके में नींद से उठता है और वो इस सपने से इतना डर जाता है कि बेड भी वेट कर देता है। पर वो समंथा को बताकर उसे टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए उसे ना बताने का ही फैसला करता है। अब उसी दिन कर्टिस सबसे पहले क्लिनिक विजिट करता है और उनसे कंडीशन के बारे में सब कुछ शेयर करता है कि कैसे उसे कई दिनों से हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स आ रहे हैं। डॉक्टर को
उसकी हालत मानसिक लगती है, इसलिए कुछ टेम्पररी मेड्स प्रिस्क्राइब करने के बाद उसे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को रिकमेंड करता है और उसके पास उतने पैसे नहीं होते एक एक्सपेंसिव साइकियाट्रिस्ट को अफोर्ड करने के लिए। वहीं मेड्स के पीछे उसके काफी पैसे खर्च भी हो गए होते हैं, इसीलिए फॉर द मोमेंट वो प्रिस्क्रिप्शन पर ही काम चलाने का तय करता है। और उसके फैमिली में कुछ तो खुशी की खबर मिलती है, क्योंकि हैना का कॉलर इम्प्लांट ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव कर देती है विद 0 चार्जेस, और ये सब कर्टिस के कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट इंश्योरेंस के कारण मुमकिन हो सका। इस दौरान हमें उनके एक वेकेशन ड्रीम के बारे में भी पता चलता है, जिसके लिए वो दोनों काफी समय से पैसे जमा कर रहे हैं। उस रात कर्टिस सोने से पहले प्रिस्क्रिप्शन लेना नहीं भूलता और फाइनली उसे कई दिनों बाद एक अच्छी नींद आती है और अगली सुबह एकदम फ्रेश महसूस करता है। पर उन विजन से पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसी दिन काम के दौरान उसे भयंकर बिजली की कान फाड़ने वाली गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है, जो उसके साथी को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और वो एकदम पैरानॉइड होने लगता है। कैसे तो कंट्रोल में आने पर वो सबसे पहले अपने मॉम से जाकर मिलता है। वो उनसे सवाल करता है कि क्या कभी उन्हें ऐसे दौरे पड़ते थे। वो इसलिए उनसे ऐसा सवाल करता है क्योंकि उन्हें सिजोफ्रेनिया की बीमारी है और 30 साल के समय से उन्हें पैनिक अटैक आने लगे कि कोई उन्हें घूर रहा है, इसीलिए तब से वो स्पेशल केयर हॉस्पिटल में एडमिटेड है और आज भी उन्हें कुछ खास याद नहीं रहता। इसीलिए अगर आप गौर करोगे तो उन्हें कर्टिस को भी अपना एज बेटा पहचानना मुश्किल हो रहा था। कर्टिस को अब और चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे उसकी क्योर का जवाब नहीं मिल रहा और वहीं उसके पैसे भी खर्च होते जा रहे हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर से कोई और सस्ता लोकल साइकियाट्रिस्ट का सजेशन रिक्वेस्ट करता है, पर वो सिर्फ एक काउंसलर निकलती है जो उसकी बीमारी के बारे में समझ तो सकती है पर उसे कोई मेड्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। फिर भी कर्टिस उससे सारी जानकारी शेयर करता है कि कैसे कई दिनों से उसे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो रहा है और हर बार ये विजन्स मूसलाधार बारिश से शुरू होती है। लकीली काउंसलर के अनुसार उसके सिम्टम्स को देखते हुए उसे सिजोफ्रेनिया की बीमारी नहीं है, पर रात दिन टेंशन में मग्न कर्टिस को अपने परिवार के लिए डर लगने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये विजन्स आगे आने वाली घटना का चेतावनी लगने लगता है। इसीलिए तुरंत हिसाब करने लगता है कि आखिर कितने रुपए लगेंगे इस टोर्नेडो शेल्टर को बनाने के लिए, पर वो रकम उसके औकात के बाहर होती है। इसीलिए अगली सुबह कर्टिस बिना समानता से सलाह लिए घर को गिरवी रखकर एक और लोन उठाता है। उसी दिन फिर से फैमिली के साथ कहीं से घर लौटते हुए कर्टिस को फिर से भयंकर बिजली गरजते हुए नजर आती है। सरप्राइजिंगली उसके परिवार या इर्द गिर्द के लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता, मानो ये सिर्फ उसके लिए किसी चीज या संदेश का चेतावनी हो। अब कर्टिस और नहीं रुक सकता, इसलिए जब समानता कुछ पैसे कमाने के लिए फिर से बिजी होती है, कर्टिस मौका देकर अपने काम के कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी के मशीन्स बिना परमिशन के बोरो करके काम पर लग जाता है, जिसमें उसका जिगरी दोस्त ना चाहते हुए भी उसकी मदद करता है। पर तब तक समानता लौट आती है और ये एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन देखकर उसका पारा चढ़ने लगता है। वो उसके कंडीशन और विजन से अनजान, सिंस कर्टिस ने अभी तक उसे बताया नहीं है, वो उस पर बहुत बरस पड़ती है कि वो यहाँ एक एक करके पैसे जुटा रही है और वो फालतू कामों में पैसे उड़ा रहा है। पर बेवकूफ कर्टिस अब भी उसे सब कुछ क्लियर नहीं बताता। पर उसी रात फिर से उसे एक और भयंकर विजन आता है और समानता पहली बार उसे इतना सीरियस पेन में देखती है, जो मुंह से खून उगल रहा होता है। समानता तुरंत एम्बुलेंस कॉल करती है, पर कर्टिस तुरंत रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास उतने पैसे नहीं है। थोड़ा रिकवर करने के बाद अब फाइनली कर्टिस सब कुछ समानता को रिवील करता है और आज के विजन के बारे में भी उसे बताता है कि कैसे तूफान के आते ही उसके ही जिगरी दोस्त ड्वार्ट ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसका सिर्फ कोई ड्रीम नहीं बल्कि एक सच्चा विजन है, क्योंकि ड्रीम से निकलने के बावजूद उसे पेन एकदम रियल लगता है, जैसे उस डॉग बाइट के केस में भविष्य में सच में वो प्रलय आने वाला है। अब समानता जाहिर तौर पर कैसे इतने आसानी से यकीन करे, और वैसे भी उसकी नहीं चल पाती कर्टिस के मेल ईगो के सामने। अगले दिन कर्टिस अपने जान के डर से वो सबसे पहले ड्वार्ट को दूसरे टीम में शिफ्ट करने का तय करता है, इससे पहले कि उसका वो विजन सच साबित हो, जो उसका बॉस बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लेता है। काम खत्म होने के बाद कर्टिस फिर से अपने शेल्टर होम में लग जाता है। उसके भाई को भी उसकी कंडीशन की खबर मिल जाती है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और पूरे दिन उसी में लगा रहता है। उसी दिन जब कर्टिस बेटी को तैयार करके किचन की तरफ बढ़ता है, इस बार उसे समानता बारिश में भीगी, गुस्सेल और कंफ्यूज चाकू की तरफ घूरते हुए नजर आती है। कर्टिस उसे इशारा करता है ना करने का और फिर झटके में उसकी नींद ब्रेकफास्ट टेबल पर खुलती है। पर उसके असली परेशानी का अब शुरुआत होने वाला है, क्योंकि उसके बॉस को उनकी कंस्ट्रक्शन मशीन को यूज करने का पता चल जाता है और वो उसे वहीं फायर कर देता है। अब बिना जॉब के कैसे गुजारा चलेगा? पहले से ही कई लोन सिर पर, वहीं
वहीं ऑलरेडी तंगी हालत और फायर होने का मतलब ये भी है कि उसकी बेटी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, सिंस वो ट्रीटमेंट उसकी कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से था। समंथा को इसके बारे में पता चलने पर वो और भी टूट जाती है कि क्या होगा अब उनका, इसलिए गुस्से में थप्पड़ मारकर बेटी को लेकर कहीं चली जाती है। इतना कम नहीं कि उसके काउंसलर का भी ट्रांसफर हो जाता है और वो नए के साथ फिर से पूरी शुरुआत करने को तैयार नहीं होता। अब जैसे उसने अपने लिए जीने का इच्छा ही छोड़ दिया होता है, इसलिए बस अपने फैमिली को सेफ रखने के पीछे वो अब भी टॉर्नेडो शेल्टर खत्म करने के पीछे पड़ जाता है। वहीं समंथा को भी अब धीरे धीरे कर्टिस की दिमागी हालत के बारे में समझने लगता है, इसलिए एक लवेबल पत्नी होने के नाते वो उसे इस परिस्थिति में भी अकेला नहीं छोड़ती। उनकी फैमिली की परिस्थिति थोड़ी सुधरने लगती है कि बाहर के लोगों में उसकी कंडीशन की खबर फैल जाती है और लोग उसे पागल समझने लगते हैं, इतना कि उसके जिगरी दोस्त ड्वार्ट के साथ भी लड़ाई हो जाती है और कर्टिस अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में सभी पर चिल्ला देता है कि आज वो उस पर हंस रहे हैं, पर बहुत जल्द तूफान आने वाला है, वो तूफान जो लोगों को पागल कर देगी और सभी एक दूसरे की जान लेने लगेंगे और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। और उसके इस रिएक्शन से उसकी फैमिली भी घबरा जाती है और ये देख कर्टिस को भी रोना आ जाता है, पर समंथा अपने पति के मेंटल कंडीशन को समझती है, इसीलिए उसे उस समय भी उसका साथ देने से पीछे नहीं हटती। अब उसी दिन जब कर्टिस अपने ट्रक पर काम कर रहा होता है, उसका वही भयानक सपना रूप लेते नजर आने लगता है, क्योंकि लाखों में बर्ड्स अजीब पैटर्न में मंडराने लगते हैं और देखते ही देखते उन पर हमला करने लगते हैं। कुछ सेकंड्स बाद मरे हुए बर्ड्स की बारिश होने लगती है और फिर तभी टॉर्नेडो के अगेंस्ट टाउन के लोगों को वार्न करने के लिए सायरन बजाया जाता है और कर्टिस हैना को बचाते हुए घर की तरफ भागता है और सीन कट होकर समंथा की तरफ मुड़ जाती है, जो तुरंत कर्टिस को सायरन की आवाज पर जगाती है। अब बाहर मूसलाधार बारिश और भयंकर बिजली गड़क रही होती है और कर्टिस का विजन सही साबित होते नजर आने लगता है, इसलिए तीनों तुरंत कर्टिस के बनाए टॉर्नेडो शेल्टर में पनाह लेते हैं और खुद को वहीं लॉक कर देते हैं। अब देखते ही देखते शायद कुछ दिन बीत जाते हैं और समंथा को लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ना ही हवा प्रदूषित है, इसलिए कर्टिस को उसका मास्क निकालने का सलाह देती है। बहुत अटेम्प्ट्स के बाद कर्टिस कंफर्टेबल होता है मास्क निकालने के लिए, पर वो अब भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे डर रहता है कि बाहर अब भी पानी भरा है, जो खोलते ही ये बंकर पानी से भर जाएगा। काफी पर्सुएशन के बाद वो समंथा को की देता है खुद से खोलने के लिए, पर समंथा चाहती कि वो खुद अपने डर से लड़े, इसलिए उसे नीडर बनना होगा और खुद से ही वो लॉकर ओपन करना होगा। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ और कर्टिस फाइनली हिम्मत करते हुए डोर ओपन करता है, पर लकीली तूफान अब तक आकर चला गया होता है, पर वो इतना भी शक्तिशाली नहीं था जितना कर्टिस ने इमेजिन किया था। तो क्या कर्टिस का वो विजन्स नहीं बल्कि वो अब तक सब कुछ एक वहम था? क्या उसने अपना घर तक इसके पीछे गिरवी रख दिया जिसके पीछे उसका काम तक छूट गया? शायद हाँ, इसलिए अगले ही दिन समंथा उसे एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट दिखाती है जो उसके कंडीशन को समझ जाता है और उसे सबसे पहले उस बंकर से ध्यान हटाने के लिए छुट्टी पर जाने का सलाह देता है, पर एक बुरी खबर भी शेयर करता है कि यदि उसे ठीक होना है तो उसे ट्रीटमेंट के लिए कमिट करना होगा और इंटेंस मेडिकल फैसिलिटी में रहना होगा, यानी कि उसे भी अपने मॉम की तरह फैमिली से अलग हॉस्पिटल में दिन बिताना पड़ेगा। इसका मतलब लोन से लेकर बेटी के ट्रीटमेंट, घर के खर्चे और कर्टिस के ट्रीटमेंट का भी भार समंथा पर पड़ जाता है, और वो भी विद नो जॉब्स। ये आखिरी न्यूज है जो उन्हें सुनना था और सीन कट होकर उनके ड्रीम बीच वेकेशन की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ दोनों भी एक डीलक्स अपार्टमेंट रेंट किए एक साथ आखिरी कुछ समय बिता रहे होते हैं। पर तभी कर्टिस की बात फाइनली सही साबित होते नजर आती है, क्योंकि एक प्रचंड प्रलय के बराबर तूफान उनकी तरफ बढ़ते नजर आता है। ये देखने पर कर्टिस अब समंथा की तरफ देखता है, ये इशारा करने के लिए कि देखा वो सही था। समंथा भी हाँ में नोट करती है, मानो कि वो ये कहना चाहती है कि वो सही था। समंथा को भी मोटर ऑयल बारिश महसूस होता है और कर्टिस को ओके रिस्पॉन्ड करते ही मूवी एंड हो जाती है। देखा ये भी मेरे उन कुछ मूवीज की तरह जो खत्म हो जाएगी पर कुछ समझेगा नहीं। वेल रियलिटी में इस मूवी का भी मल्टीपल एंडिंग्स है। पहला कि हो सकता है कि कर्टिस का विजन सही था कि एक प्रलय धरती को निगलने वाला है, जैसा कि ठीक एंड में घटा। पर अगर आप गौर करोगे तो मूवी की कहानी का फोकस किसी पोस्ट एपोकलिप्टिक या नोआस आर्क पर नहीं बना था, बल्कि कैसे एक मिडिल क्लास अपने मेंटल इलनेस से जूझते हुए भी अपने परिवार को सेफ रखने की कोशिश करता है, और कैसे उसकी पत्नी भी उसके हर कंडीशन में और उनकी तंगी हालत होते हुए भी उसका साथ नहीं छोड़ती। इसीलिए मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन है कि शुरुआत से वो सारे सिर्फ एक विजन्स थे, यहाँ तक कि आखिर का भी।
जिसका पहला क्लू ऑडियंस को उस विंडो से समझ आ सकता है जो कई बार हर विजन्स के पहले दिखाया गया। और सेम केस कर्टिस ने भी काउंसलर से शेयर किया था कि कैसे हर विजन्स के पहले उसे मूसलाधार बारिश नजर आती है, वहीं सपने के ठीक बाद सब ड्राई और सनी नजर आता है। दूसरा कि पेरेंट्स मीटिंग से निकलने के बाद उसके साथ समांथा दिखाई नहीं देती और ना ही उसका शर्ट सेम होता है। तीसरा कि उसके मॉम को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी जो शायद उसमें भी जेनेटिकली इनहेरिट हो गई, और जो भी उसके साथ घटा वो स्किज़ोफ्रेनिया के शुरुआत का स्टेज कॉल्ड प्रीमोर्बिड था। इसी कारण से वो काउंसलर जो एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट नहीं, वो उसके प्रीमोर्बिड के सिम्टम्स को नहीं डिटेक्ट कर सका उसे वार्न करने के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया इन शॉर्ट दरअसल वो बीमारी है जहाँ इंसान को लोग या चीज दिखाई देती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। चौथा क्लू कि उनके ड्रीम वेकेशन के पैसे भी खर्च हो गए थे और पहले ही उन पर कितने लोन्स थे, तो इस वेकेशन के लिए पैसे कहाँ से आए, यानी कि वो भी सिर्फ कर्टिस का एक ड्रीम था। मेरे ख्याल से कर्टिस के मन में ये बस गया था कि काश उसकी फैमिली भी वो देख सके जो वो महसूस करता है। इसीलिए एंडिंग के सीन में कर्टिस का समांथा की तरफ देखने पर उसका नॉड करना और एंड में ओके रिस्पॉन्ड करना, ये इंडिकेशन था कि वो फाइनली उसके दर्द को अनुभव और महसूस कर सकती है। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये कैसी लगी, पर यकीन कीजिए ये देखने में उतनी ही बेहतरीन है। और अगर आपको सिमिलर लाइन में इससे बेहतर मूवी देखनी है जो आपको इंस्पायर भी करे, तो आप ब्यूटीफुल माइंड्स मूवी देखना ना भूले। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम यूपीआई से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।